Hello and welcome back to Global Online. I am Chandni Swarnakar and today we have a session planned for you all. As we have already planned several sessions, I have given you the link of the playlist in the description box. You can go and check it out. Okay. So today we are going to dive deep into solving some of the most important and challenging previous year questions for the NET exam particularly. Okay. So we'll solve all of the questions till 15, right? So शुरू करते हैं. First question. Who among the following theorists has written on effective economics? Effective economics में किस theorist ने लिखा है ये आपको बताना है. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक होमवर्क आपको रहेगी. आप इफेक्टिव इकोनॉमिक्स पे थोड़ी रिसर्च करो, इसका जो मेन आइडिया है उसके बारे में आप पता करो, मेन मोटो पता करो. अगर कोई मेंबर है या थ्योरिस्ट है उससे अटैच्ड है तो उसको आपको नोट डाउन करना है. ठीक है, और जहां तक रही करेक्ट आंसर की बात तो मैं बता देती हूँ. थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. सारा अहमद हैज वर्कड एंड रिटन ऑन इफेक्टिव इकोनॉमिक्स. ग्रेट. नाउ आगे बढ़ते हैं. सेकेंड क्वेश्चन. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ यल क्रिटिक? सबसे पहले आपको समझने वाली बात यह है कि यल क्रिटिक क्या होता है. ठीक है, यल क्रिटिक बेसिकली एक तरह का ग्रुप है जो आप बहुत अच्छे से समझ जाओ. ठीक है, एक ग्रुप है क्रिटिक्स का, लिटरेरी क्रिटिक्स का, जो कि येल यूनिवर्सिटी से शुरू हुई है. येल यूनिवर्सिटी. ठीक है, मैं पूरी नहीं लिखूंगी, आप समझ जाओ. मैं जब बोल रही हूँ आप नोट डाउन करोगे. इन 1970s एंड 80s में, ठीक है, ये देखने को मिलता है. डीकंस्ट्रक्शनिज्म से बहुत ज्यादा ये प्रभावित थी. ठीक है, जैक डरीडा से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुई है. ये जैक डरीडा के एक वर्क से बहुत ज्यादा ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. एक्सेप्ट दैट सम ऑफ द राइटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ द मेंबर्स आर इंपॉर्टेंट, सो दैट यू कैन आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, आप इस तरह के आंसर दे सको उसके लिए आपको कुछ नाम याद रखने होंगे. जैसे वेट, शोशाना फिल्मान, सॉरी ये फिल्मान है, शोशाना फिल्मान. देन पॉल डी मन. ठीक है, देन जॉफ्रे हार्टमैन वाज आल्सो द पर्सन. देन हो गया हमारा जे हिल्स मिलर. बेसिकली ये हिल्स है, आई इज जस्ट लेफ्ट आउट. देन रोनाल्ड बार्थ्स इज द करेक्ट वन बिकॉज रोनाल्ड बार्थ्स इसमें एंटर नहीं होते हैं, इंक्लूडेड नहीं है. हेरोल्ड ब्लूम आप एक नाम याद रखेंगे. लिटरेरी थ्योरी जब भी करेंगे तो आपको ये सारे राइटर्स जो हैं, हेरोल्ड ब्लूम हो गए, रोनाल्ड बार्थ्स हो गए, सारे करने हैं. ये आप नोट डाउन कीजिए. ठीक है, और मैं बता देती हूँ करेक्ट आंसर इज द फोर्थ वन वेयर रोनाल्ड बार्थ्स वाज नॉट द एसोसिएटेड पर्सन. नाउ यहाँ पे आपको करना क्या है, डीमाइथोलॉजाइजिंग इज अ टर्म एसोसिएटेड विद द वर्क्स ऑफ. ये जो टर्म है ये किसके वर्क से एसोसिएटेड है ये आपको बताना है. नाउ क्लॉड लेवी स्ट्रॉस से ये एसोसिएटेड नहीं है. ठीक है, फर्डिनांड डी शोशोर ने साइन पे बात किया है, लैंग एंड फ्रैंका लैंग्वेज के बारे में बात की है. देन रुडोल्फ बुल्टमैन इज द वन that has talked about demythologizing. ठीक है, इस टर्म के बारे में ये राइटर बात करते हैं. फ्रेडरिक was also not the part of this term. ठीक है, मैं अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज बता देती हूँ. जैसे बुल्टमैन आर्ग्यू करते हैं इस चीज को लेके, वो कभी भी माइथोलॉजी को एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं करते, बस उस चीज के अगेंस्ट है. जब आप माइथोलॉजी का क्रेडिट किसी इंसान को देते हो, ही वॉज जस्ट अगेंस्ट दैट. ही वॉज टॉकिंग अबाउट एस्क्राइब. ठीक है, he was talking about what? He was talking about ascribe, where he was saying that don't give credit to people for the ultimate significance to it. Okay, so you just need to read mythology, you just need to know the story. He's talking about the importance of mythologies in this story, but it's just against the ascribing part. Okay, so Rudolf Bultmann was the correct answer. Now let's jump. Who among the following is known as a post-Marxist thinker? मार्क्सिस्ट थिंकर आपको पता होगा, जैसे कार्ल मार्क्स को फादर कहा जाता है. ठीक है, यहाँ पोस्ट मार्क्सिस्ट में किसको फादर कहा जाता है? अर्नेस्ट लॉकलो को. आपको ये याद रखना है. इसके अलावा दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं. ये बेसिकली 1970s में इमर्ज हुई है, ये आपको याद रखना है. थ्योरीज जैसे कुछ और थ्योरीज भी बहुत ज्यादा इससे एसोसिएटेड हैं, जैसे लियोटार्ड हो गए. आपको ये सारे नाम याद रखने हैं जो भी मैं यहाँ लिख रही हूँ. ठीक है,
आपको नोट डाउन करना है कॉपी पे, जैसे बॉड्रिलार्ड हो गए, फिकॉल्ट हो गए, और भी हैं। और लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये अर्नेस्ट लॉकलो जो है इज द फादर ऑफ। नाउ ये थोड़ा अलग नाम है, फेमिलियर नहीं हो गया आप, लेकिन शॉटल मॉफे, ठीक है, ये भी आपको नोट डाउन करना है। देन स्टुअर्ट हॉल आपने सुना होगा, राइट? स्टुअर्ट हॉल के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं नेट में, आपको ये करना होता है, ठीक है, और इनके थ्योरीज भी है, आपको करनी होगी। तो द करेक्ट आंसर इज अर्नेस्ट लॉकलो, फर्स्ट वन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Jonathan Bates, the Song of the Earth, Song of the Earth was published in, okay, so you have to answer that. Now it was published in when? 2000 में पब्लिश हुई है। इसके अलावा एक दो और बातें हैं जो आपको जाननी है जॉनथन बेट के बारे में। जॉनथन बेट की स्पेशलाइजेशन थी 3 टॉपिक्स पे, जैसे शेक्सपियर एक हो गए, आपको पता है कि शेक्सपियर कितने इंपॉर्टेंट हैं। देन रोमांटिसिज्म पे स्पेशलाइजेशन थी इनकी, ठीक है, रोमांटिसिज्म के भी बहुत सारे राइटर्स हैं जो आपको करने होंगे। इको क्रिटिसिज्म भी आप समझ लीजिए, इसमें भी इनकी स्पेशलाइजेशन थी। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। आपको पता है द सॉन्ग ऑफ द अर्थ एक वर्क है जॉनथन बेट के जिसपे क्वेश्चंस आते हैं ना। अदर वर्क इज द जीनियस ऑफ शेक्सपियर, ये वर्क जो है इंपॉर्टेंट है और आपको इसका नाम याद रखना है, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप इससे नहीं याद रख के रिस्क मत लीजिएगा। Now next question, who among the following is not a member of the Frankfurt School? Frankfurt School के बारे में पहले समझिए कि ये क्या है। बेसिकली ये है सोशल थ्योरी का स्कूल, ठीक है, सोशल थ्योरी का स्कूल, या फिर आप समझ सकते हैं क्रिटिकल फिलॉसफी का एक स्कूल, जहाँ पे इन सारी चीजों के बारे में बात होती है। कुछ जो एसोसिएटेड मेंबर्स हैं वो आपको जानने हैं क्योंकि उस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नाउ गॉट इट। और ये इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, ये आपको याद रखना है। इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च से एसोसिएटेड है, ओके। देन एट वेयर गोथ यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट, ठीक है, ये जगह का नाम है जहाँ से ये आया है, जहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात होती है, जहाँ पे ये ग्रुप फॉर्म हुआ है। अब आपको डेट तो आपको पता होगा, आपने इतने क्वेश्चंस किए हैं, आपको पता होगा कि डेट याद रखना जरूरी है। 1929 को ही इट केम, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेंबर्स, लाइक हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? नाउ मार्क्स was the member, now here it has mentioned. Now Theodore Adorno was also the member. Then Herbert Marcuse was also the member. Louis Althusser was not the member. So the question is also asking that who was not the member of this particular group school, okay. So now accept that, so you know that correct answer is first, but आप याद रखिए कि Frederick Pollock is also the one that was associated with this Frankfurt School. Then Erich Fromm was also the one. Then Otto Kitschima, you can say that something like that. Okay, these are the writers that is associated with whom? Frankfurt School, right? So the first one is the correct answer. हो गया? Second, which of the following methods is the oldest for teaching English language? सबसे पुरानी जो मेथड है इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने की वो क्या है, कौन सी है? तो हर क्वेश्चन मतलब हर ऑप्शन को आप समझिए। पहले बाइलिंगुअल जो मेथड होता है वो क्या होता है? बाइलिंगुअल बेसिकली क्या होता है, जब आप मदर टंग की हेल्प से दूसरी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हो, जब मदर टंग में आपकी एक्सपर्टाइज हो, मास्टरी आपने की हो और सेकेंड लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड बाइलिंगुअल। द ग्रामर मेथड क्या होता है, जहाँ पे आप रोड लर्निंग पे ध्यान देते हो, ग्रामर रूल्स पे ध्यान देते हो, दैट इज कॉल्ड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। डायरेक्ट मेथड व्हेन यू लर्न डायरेक्टली, लाइक एक्विजिशन, लर्निंग एक्विजिशन बेसिकली यहाँ पे प्रोसेस कंटिन्यू करती है, आप डायरेक्टली सीखते हो विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। यू आर जस्ट व्हाइल वाचिंग English movies, now you're actually using this method, direct method. The situation method, when you create situations to learn that particular language, that is called
सिचुएशन मेथड. नाउ द क्वेश्चन इज विच वन इज द ओल्डेस्ट वन, सबसे पुरानी कौन सी है ना, आपको ये जाननी है ना. तो द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है ना सबसे पुरानी मेथड है टीचिंग करने की, मतलब सिखाने की इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़े. ठीक है. In the area of theory and research known as second language acquisition, the classroom is considered an ideal model for research. Of course not, because we are talking about second language acquisition. A side of no use, of course not. Side of no use ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप एक तरह का टारगेट लेके चल रहे हो तो वो फुलफिल हो रही है. A side that always produces language learning blockade, of course not. language learning blockade के बारे में मैंने पहले पिछले लेक्चर्स में बात की. अगर आपने नहीं देखी तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए पहले देखिए, उसे समझिए, फिर आइए, ताकि आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से समझ आए. देन फोर्थ जो ऑप्शन है, एन एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज when you learn or work on second language acquisition, the classroom is considered an experimental laboratory. Okay, because you are acquiring, you are focusing on not learning, your acquisition, you are talking about acquisition. ठीक है, so it's an experimental laboratory, the classroom would be. Great. Next question. The arrival of corpus linguistics has revitalized. कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स एक टेक्निकल सिस्टम होता है. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बताती हूँ. द राइटिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन बेस्ड ग्रामर, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, द फर्स्ट वन. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट गो एंड सर्च अबाउट कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स. ओके, सर्च कीजिए आप इस चीज के बारे में. और नाउ आप ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड ग्रामर के बारे में भी आप थोड़ी रिसर्च करेंगे, ताकि आपको चीजें बेहतर क्लियर हो और आप पार्टिसिपेट कर पाओ, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो. ऐसे नहीं कि सिर्फ बैठे हो, लेक्चर सुन रहे हो, बस हो गया है. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डोंट्स ऑफ राइटिंग अ डिसर्टेशन और थ्योरी. क्या ऐसी चीज है जो एकदम बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जब आप डिसर्टेशन और थीसिस लिखते हैं? तो ऑप्शंस पे आते हैं. कंपाइलिंग अ बायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी एज सून एज द वर्क इज स्टार्टेड. ओके, यू शुड डू दिस, बिकॉज आप शुरू में नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम आपको होगी. अवॉइड जार्गन. जार्गन मतलब होता है बेसिकली स्लैंग, आप यूज जितना कम हो सके उतना करो, ये भी सच है, ये आपको करनी चाहिए. इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट डिसर्टेशन और थीसिस शुड टेक द फॉर्म ऑफ एन आर्ग्यूमेंट. इन एरिक द राइटर मस्ट अटेम्प्ट टू कन्विंस द रीडर फॉर हिज और हर केस. आपको बताना है बिल्कुल आप अपने केस के बारे में आप क्या करना चाहते हो, ये सारी चीजें आपको रीडर को समझानी पड़ती है, तो ये भी डूज में आता है. नाउ अ रिसर्चर शुड नॉट बॉदर अबाउट द यूज ऑफ द प्रॉपर स्कॉलरली कन्वेंशंस फ्रॉम द बिगिनिंग. ऑफ कोर्स यू शुड, देयर इज नो नीड टू पुट इनटू अ वर्ड हियर. ठीक, नॉट लाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आपको ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिकॉज वी नीड टू हैव दिस. वी नीड अ रिसर्चर शुड बॉदर अबाउट द यूज ऑफ द प्रॉपर स्कॉलरली कन्वेंशन फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है, शुरू से हमें ये इस पे काम करने की जरूरत है. तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. In which year did the Indian Education Commission, the sixth commission in the history of Indian education, under the chairmanship of Dr. D.S. Kothari, submit its report? कब वो सबमिट करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो आपको मैं बता दूं 1966 को किया गया है सबमिट. आपको कोठारी सबमिट के बारे में पढ़ना है, इंडियन एजुकेशन कमीशन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये थोड़ी एफर्ट डालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Who among the chairman of the University of Education, basically ये education है. ठीक है, education आप समझ लो. Education Commission of 1948. Who was the chairman? So of course D.S. Kothari. I told you there are questions that net will ask you. ठीक है, तो आपको D.S. Kothari पे जो भी रिपोर्ट थी जो उन्होंने सबमिट की थी वो आपको करनी है. नोट पैड पे आप करोगे. ठीक है, so second one is the correct answer. Now which of the following is the first newspaper of India? Which one? Hickey's Bengal Gazette, John's Calcutta Gazette, Williams Indian Gazette or Salisbury's Madras Gazette?
तो हिक्कीज बंगाल गैजेट इज द करेक्ट आंसर. हिक्कीज बंगाल गैजेट इज द करेक्ट आंसर. इट इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया. बाकी भी जॉन्स कैलकाटा गैजेट, विलियम्स इंडियन गैजेट, सेल्सबरीज मद्रास गैजेट के बारे में भी आपको नोट्स कवर करने हैं. थोड़े बहुत जनरल नॉलेज के लिए थोड़ी बहुत आइडिया रखें, क्योंकि एक ऑप्शन पे पूछा जा रहा है ना, तो इसका मतलब है नेक्स्ट पे वो कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पूरी तरह से तैयारी रखनी है. The great object of the British government ought to be promotion of European literature and science among the natives of India. All funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone. Who made the comment given above? इनका कहना है कि इनका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्ट, जो ग्रेट ऑब्जेक्ट था ना, वो ये था कि यूरोपियन लिटरेचर और साइंस को प्रमोट किया जाए. कहाँ? नेटिव्स ऑफ इंडिया. ठीक है, अमॉन्ग द नेटिव्स ऑफ इंडिया. और जितने भी फंड होंगे, जितने भी खर्चे होंगे, वो इस पर्पस को, इस एजुकेशन के पर्पस को फुलफिल करने के लिए वो इंग्लिश एजुकेशन अलोन, अकेली उठाएगी. ये किसका कमेंट है? ये बेसिकली लॉर्ड विलियम बेंटिक का कमेंट है, ये आप याद रखिए. इसके अलावा जितने भी ऑप्शन है, जैसे लॉर्ड मैकॉले, चार्ल्स वुड, आर्थर मेह्यू, तो ये सारे लोगों ने भी कुछ कुछ कमेंट्स किए हैं, वो भी आपको कवर करनी है. क्योंकि लॉर्ड मैकॉले पे आप क्वेश्चंस देखोगे ही देखोगे, सर चार्ल्स वुड पे भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको ये सारी चीजें थोड़ी बहुत कवर करने की जरूरत है. नाउ टोड कचरू, Toad Kachru in 3 circles of English observes that English speaking countries are separated into 3 groups. Which? Choose the correct answer from the options given below. बोल रहा है कि टोड कचरू जो है, इन्होंने एक वर्क लिखा है 3 सर्कल्स ऑफ इंग्लिश. ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को ना आप 3 ग्रुप्स में सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो. तो वो जो तीनों ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन है. नाउ 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं तो मैं बता देती हूँ. एक इनर सर्कल है, एक इनर सर्कल है, ठीक है, देन आउटर सर्कल है एंड एक्सपैंडिंग सर्कल है. इससे मैं एकदम एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ आपकी आसानी के लिए. तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. नाउ इनर सर्कल, आउटर सर्कल, एक्सपैंडिंग सर्कल के बारे में टोड कचरू जो है 3 सर्कल्स ऑफ इंग्लिश में बात करते हैं. नाउ व्हाट इज इनर सर्कल, व्हाट इज आउटर सर्कल, ये सारी चीजें आप समझिए पहले. यहाँ पे इनर सर्कल बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे जो कंट्रीज हैं बेसिकली वो नेटिव स्पीकर्स हैं. ठीक है, वो मतलब इंग्लिश से बहुत ज़्यादा उनका बेस, ट्रेडिशनल जो बेस है वो इंग्लिश पे है, बेस्ड है. ऐसे कंट्रीज में आ जाते हैं यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड मेनी मोर. ठीक है, नाउ आप ये समझ जाइए कि सेकेंड जो आउटर सर्कल क्या होता है. आउटर सर्कल बेसिकली जहाँ की ना हिस्ट्री के वजह से समवेयर इट वाज इन्फ्लुएंस, द कंट्रीज वेर इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ दैट वो इंग्लिश को लेके इतना चलते हैं. जैसे कि ब्रिटिश रूल के वजह से इंडिया वाज द आउटर सर्कल कंट्री, देन नाइजीरिया हो गया, फिलीपींस है, ठीक है, तो फिलीपींस, बांग्लादेश, पाकिस्तान. अब आप समझ गए. एक्सपैंडिंग मैं बताती हूँ. एक्सपैंड मतलब एक्चुअली में एक्सपैंड करना. तो यहाँ पे ना ही हिस्टोरिकल कोई इन्फ्लुएंस है, ठीक है, ना ही गवर्नमेंटल इन्फ्लुएंस आप देखने को आपको मिलेगा. लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस टुवर्ड्स इंग्लिश ना, some of the countries have adopted the culture of English. Okay, so they started learning about it. Now इसमें आ जाते हैं यूरोप. आपका जो चाइना, आपने बहुत नाम सुना होगा, ऑफ कोर्स हर वक्त किसी ना किसी तरह से न्यूज़ आती रहती है. रशिया हो गया, जापान हो गया, कोरिया भी आ जाता है इसमें, जहाँ पे आप कोरियन ड्रामा लोगों को बहुत पसंद है. देन इजिप्ट आप याद रखिए. देन इंडोनेशिया इज ऑल्सो द कंट्री. ठीक है, ग्रेट. एक्सपैंडिंग सर्कल, आउटर सर्कल एंड इनर सर्कल कवर हो गया. सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी. ठीक है, now thank you all for joining me today for this lecture on PYQs for the NET exam. Okay, I hope you find the session informative and helpful in your exam preparation. Remember, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए चांसेस जो हैं नेट क्रैक करने की, JRF क्रैक करने की उतनी ही बढ़ेगी. ठीक है, and all the very best and thank you once again for your participation. I'll see you in the next video. Thank you so much.